Hello students, how are you all? Hope all of you are well. This is the third lecture of chapter number 1 class 11 chemistry. इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में मैटर से स्टार्ट किया था कि कोई भी चीज़ मैटर है और उस मैटर के क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशंस धीरे धीरे होते होते लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सम यूजफुल फार्मूलाज सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट, आपको पता है कि क्या सब प्रोडक्ट होते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन होता है तो आपके दिमाग में होगा क्या ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है कोई लॉ को ओबे करता है। तो केमिस्ट्री के फादर एंटोनी ए लैवोसियर और डाल्टन साहब ने इस पर काफी रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉज को ओबे करना चाहिए, चाहे जो भी साइंटिस्ट उस रिएक्शन के लॉज को देगा, लेकिन कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए जो केमिकल लॉज को ओबे नहीं करे। उसके लिए उन्होंने अपना सॉलिड स्टेट का अलग दिया, लिक्विड स्टेट का अलग दिया, गैसेस स्टेट का अलग दिया। सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने थ्योरीज को बनाना चालू कर दिया कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ कि नहीं, अब कोई भी रिएक्शन जो होगा किसी न किसी लॉज को ओबे करेगा, और ये रिएक्शन के लॉज को ही द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ये देने वाले महान साइंटिस्ट एंटोनी ए लैवोसियर और डाल्टन साहब ने भी काफ़ी, क्योंकि उनका एटॉमिक थ्योरी सबसे पहला केमिस्ट्री का एटॉमिक थ्योरी है, तो इसीलिए उनके थ्योरीज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। जब भी आप केमिस्ट्री चालू करोगे तो केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर उसके बाद हमारे केमिस्ट्री के फादर एंटोनी ए लैवोसियर, इसलिए उनको फादर कहा जाता है क्योंकि प्राणवायु का नाम कन्वर्ट करके ऑक्सीजन रखने वाले प्रथम साइंटिस्ट एंटोनी ए लैवोसियर, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और बहुत सारे केमिस्ट्री में लॉज उन्होंने दिया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया है, किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशंस में किस तरह के रिएक्शंस के मास क्या होंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे एंटोनी ए लैवोसियर साहब। तो पहला रूल, क्योंकि वो जनक है, हमारे केमिस्ट्री के फादर है, तो उन्होंने पहला रूल दिया और उस रूल का नाम रखा उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी ए लैवोसियर इन 1744। आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन आएगा कि 1744 में ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए कि नहीं, हमको भी बताना है कि हम भी एक लॉ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके पीछे बहुत ही गहरा अध्ययन किया। तो एंटोनी ए लैवोसियर साहब ने कहा दिस लॉ स्टेट्स दैट, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, ये डिफाइन है जो मैंने लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका कहने का मतलब ये था, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, कोई भी चेंजेस हो, फिजिकल चेंजेस हो, केमिकल चेंजेस हो, रिएक्शन होने के बाद, चाहे रिएक्शन होने से पहले, मतलब रिएक्शन होने से पहले कोई भी जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है, उनका जो मास है, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद जो मास हुआ, वो जो है दोनों का सेम है। मतलब the total mass of the reactant is equal to total mass of the product। यहाँ पे एंटोनी ए लैवोसियर साहब ने कहा कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो ऊपर में उसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिख दिया, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसी का मतलब हुआ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। एज फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए हम लोग आइस क्यूब, याद है आप लोग को कि हम लोग रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पानी डाल देते हैं और वो आइस क्यूब बन जाता है। तो इज दिस अ केमिकल चेंज? यस, फिजिकल चेंज तो वन, मतलब केमिकल चेंज तो वन, ताकि वो लिक्विड था और उसको आपने सॉलिड बना दिया। तो यहाँ पर जितना भी ml आपका वाटर था
और जो भी वेट आपका आइस क्यूब का है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब the total mass of the reactant is equal to total mass of the product. You have done something to make reactant to product. हमने पानी को बर्फ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ना, फ्रीजर के अंदर में उसको डाला, उसको टेम्परेचर को लोअर्ड किया, तो ये एक हमारा केमिकल प्रोसेस से हमने इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया। लेकिन ये रिएक्टेंट का जो मास होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। ये कथन एंटोनी ए लेवोजियर साहब का, जो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कन्वेंशन। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट इनका पूरा नाम, इन्होंने भी काफी ज्यादा रिसर्च की और इन्होंने देखा कि कोई भी कंपाउंड जो है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, जो भी जैसे मान लीजिए वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो फिक्स्ड होगा, वो चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799, जिसमें दिस लॉ स्टेट्स दैट chemical composition of a compound remains constant whether it is obtained by any method or any source. Chemical composition of a compound remains constant whether it is obtained by any method or any source. Chemical compositions, ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। Chemical compositions of a compound remains constant. Chemical compositions of a compound remain constant. जोसेफ प्राउस्ट ने जो लॉ दिया था उसमें उन्होंने इतना ही बताया कि कोई भी कंपोजिशंस होगा, कोई भी, जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो भी कंपोजिशंस होंगे, chemical compositions of a compound remain constant whether it is obtained by any method or any source. तो बच्चों किसी भी मेथड से अगर आप पानी को निकालोगे तो पानी H2O का जो मास का रेशियो है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है और ऑक्सीजन 1 एटम। तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आप निकालिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 2:16, दैट इज 1:8। तो अगर ये वाटर आप पॉन्ड से लेते हो, टैप वाटर लेते हो, सी का वाटर लेते हो या ग्राउंड वाटर लेते हो, कोई भी वाटर आप लेते हो, तो वाटर में जो कंपोजिशन है उनका रेशियो फिक्स्ड होगा। ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने 1799 में। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ कौन सा था बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने सीखा इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड लॉ, that law states that compositions of any compound remain constant whether it is obtained by any source or any method. तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ था जो डाल्टन साहब ने दिया। देखिए फर्स्ट लॉ एंटोनी ए लेवोजियर साहब और डाल्टन साहब, इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के ये प्लान बनाया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है किसी न किसी के लॉस को फॉलो करना चाहिए। तो डाल्टन साहब कैसे पीछे रह जाते? डाल्टन साहब ने भी अपना एक लॉ दिया और उन्होंने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? डाल्टन साहब ने 1804 में ये लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था when two elements combine to form more than one compound, जब कोई भी दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, this law states that when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, which combine with the fixed mass of other element, then the different masses of one element which combines with the fixed mass of other element bear a simple ratio to 1. अब कहने का मतलब क्या है बच्चों? कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
आप लोगों को पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में हम लोगों ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन को मल्टीप्लेक्स किया। जैसे N2 जो है हमारा फिक्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एग्जांपल में N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन मल्टीपल्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और एक एलिमेंट जो नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड रेशियो में। तो वही चीज यहाँ पर इस लॉ में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple ratio with one another। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप इस पांचों में रेशियो निकालिएगा तो नाइट्रोजन का तो आपका फिक्स हो गया, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, यहाँ पर N2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 40, तो यहाँ पर 14 2 जा 28 और ऑक्सीजन 1 है तो 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 64 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 80 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि एक एलिमेंट हमारा फिक्स है, दूसरा एलिमेंट्स क्या हो रहा है, मल्टीपल्स हो रहे हैं, जिसमें एक एलिमेंट्स का मास फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट्स जो डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे वो मल्टीपल्स होते जाएंगे और इनका रेशियो जो है simple, that's why here it is written that other elements bear a simple ratio to one another। तो ये जो रेशियो होगा one another के रेशियो सिंपल रेशियो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16, तो 28/16 का जो भी रेशियो निकालेगा अलग हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशियो निकालूं तो 16:32:48:64:80, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मल्टीपल्स। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब आ जाइए फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने फर्स्ट लॉ सिखाया कि उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपने बताया भी कि लिक्विड से हमने सॉलिड बनाया फिर भी मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा लॉ में आपने बताया कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स्ड होता है, चाहे वो कहीं से भी ऑब्टेन हो। तीसरा आपने बताया जब दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट्स का रेशियो मास जो है वो फिक्स्ड रहता है, दूसरा जो है वो मल्टीपल्स में कंबाइन होकर के बनाते हैं। अब ये जो आप वापस बता रही है गैसियस मतलब गैस का कैसे कोई कंबाइन करेगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके ऊपर में दो साइंटिस्टों ने काम किया था, एक गेलो-सैक और दूसरा एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, एनसीईआरटी में आप लोग का दिया गया भी है एवोगैड्रो। तो ये 5 लॉ है टोटल, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर आपका गैसेस वॉल्यूम का कंप्लीट हो जाए। जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उस समय स्पेशली गैसियस के बारे में ही सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये देने वाले गेलो-सैक साहब, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लॉ वाज गिवन इन 1808 बाय गेलो-सैक साहब। यहाँ पर देख लीजिएगा गेलो-सैक साहब ने कहा था दिस लॉ स्टेट्स दैट गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। Gases react with each other in a simple ratio of their volume. If products are also gases, then they are also a simple ratio of volume, provided that all volumes are measured at same temperature and pressure. अब बच्चों यहाँ पर ये तो क्या लिखना था वो आप लोगों ने लिख लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये गेलो-सैक साहब कहना क्या चाहते हैं। गेलो-सैक साहब ने कहा कि जब भी कोई गैस एक दूसरे गैस से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो उनके वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रेशियो सिंपल रेशियो में होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट
भी गैस ही बनता है जब दो गैसियस रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक गैसियस प्रोडक्ट बनाता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेटमेंट जो है वो है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप देख सकते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट gases react with each other in a simple ratio of their volumes, in a simple ratio of their volumes. If products are also gases, then they are also in a simple ratio of volumes, provided that all volumes are measured at same temperature and pressure. यहाँ पर एक ही चीज थोड़ा ध्यान में रखने वाली है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर इसके कुछ एग्जांपल, या श्योर। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इस दोनों को अगर आप मिलाओगे तो HCl गैस होगी। यहाँ पर मैं गैस की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिक्स टू गिव्स 2HCl। यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, आप लोगों के बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम कर लेना, दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आपने देखा कि 40 ml of hydrogen completely reacts with 40 ml of chlorine, then no volume changes is observed and the final mixture contains only HCl, so that Gale effect is applicable. तो इस डेटा में आपने देखा कि 40 ml हाइड्रोजन पूरा का पूरा 40 ml क्लोरीन से रिएक्ट करके 80 ml क्लोरीन बनाया। The ratio of their volumes of reactant and product is in the simple ratio. तो यहाँ पर आपको 40 ml और 40 ml को ऐड करो तो 80 ml जो मिल रहा है that is a simple ratio ना। Yes. तो बच्चों ये सारे हमारे laws of chemical combinations। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि आखिर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों होता है, उसके पीछे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके पूरे वीडियोस को देख लीजिए। अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके डाउट्स को एक्सप्लेन कर सकूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है। तो बच्चों पहले इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों इस वीडियो में जो भी आपने सीखा है अभी तक, हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 3 जिन लोगों ने बनाया है, टोटल वीडियो का नोट्स जिन लोगों ने बनाया है, उनके लिए एक सरप्राइज होगा कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा इन तीनों लेक्चर्स का, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जितने भी टॉपिक को हमने कवर किया है, बस उसी से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ सब्जेक्टिव्स होंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लेक्चर नंबर 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग मोल कंसेप्ट कहते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। मोल कंसेप्ट क्या है, कैसे उसका फॉर्मूलाज हमें निकालना होता है, किस तरह से उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारा डिटेल्स हम लोग लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये जो असाइनमेंट दिया जाएगा उस चीज को सॉल्व कीजिएगा। उसमें जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यू कंसेप्ट सीखेंगे उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को रीड कर लेना है, ताकि अगर जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो उस समय आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। Hope all of you have enjoyed this video. If you have enjoyed, don't forget to like and subscribe to the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited during this pandemic situation. Thank you very much for watching this video.